Welcome back to another episode of Any Football. From the top to the bottom, we love the game. Any football. From the top to the bottom, we love the game. Any football. From the top to the bottom, we love the game. Any football. तो आज हम बात करेंगे चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग के चारों मैचेस की। तो पहला मैच जिसकी मैं आज बात करना चाहूंगा वो है एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। ये मैच एक रिप्ले था लास्ट वीकेंड के ला लिगा मैच का जिसमें बार्सिलोना जीती थी, लेकिन कल एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को डिसमेंटल कर दिया है। यार मुझे कोई ये बता दो कि बार्सिलोना में ये कौन सा कर्ज चल रहा है यार। हर साल क्वार्टर फाइनल में उनके एक डिफेंडर को रेड कार्ड मिलता ही है और उसके बाद वो बार्सिलोना पहला मैच हारती है। मतलब ये क्या तरीका है, क्या हो क्या गया है बार्सिलोना को। ऑल्दो मेरे को बार्सिलोना से नफरत है, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि बार्सिलोना का ऐसा डाउनफॉल देखते हुए मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। तो कल के मैच में मुझे ऐसा लगा कि अलेक्जेंडर सोरलोथ ने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बहुत ही प्यारा गोल मारा उस परफॉर्मेंस को टॉप करने के लिए। मतलब तुम खुद सोचो कि बार्सिलोना एक मैन डाउन था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद भी एथलेटिको सिर्फ 2 ही गोल मार के जीत पाया। तो कितना टाइट डिफेंस था उनका, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, और वो जो पोजिशनल प्ले था, जो स्पेशल अवेयरनेस थी बार्सिलोना के प्लेयर्स की कि वो सिर्फ 2 डाउन ही हुए हैं फर्स्ट लेग में। मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड लेग विल बी वन टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज क्रेजी सीन्स होने वाले हैं और मुझे लगता है कि तुम सबको वो मैच जरूर देखना चाहिए। तो अगला मैच जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी। सबको लग रहा था कि स्पोर्टिंग सीपी ने बोडो ग्लिम्ट को हरा दिया है और उसके बाद वो आगे बढ़ गए हैं तो आर्सेनल उनको डेफिनेटली बाहर कर देंगे, लेकिन आर्सेनल का पहला गोल ऑफसाइड के लिए रूल आउट हो गया था और दूसरा गोल 90th मिनट के बाद पड़ा है स्टॉपेज टाइम में, जिसका यही मतलब है कि स्पोर्टिंग सीपी इज नॉट टू बी मैच्ड विद। They are to be considered a very serious contender for this year's Champions League semi-final. They are right now 1 down and they could easily overcome that deficit in the return leg next week. अब बात करते हैं तीसरे मैच की जो था PSG वर्सेस लिवरपूल। ऑनेस्ट टू गॉड ये मैच ऐसा लग रहा था कि PSG एक एमेच्योर चैंपियनशिप टीम के अगेंस्ट मैच खेल रही है। मतलब लिवरपूल के पूरे प्लेयर्स ऐसे लग रहे थे कि उन्हें कोई टैक्टिक्स बताई ही नहीं गई हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बस पिच पे छोड़ दिए गए हैं, वो पहली बार एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं। सच बता रहा हूँ, PSG ने सिर्फ 2 गोल मारे हैं, जबकि वो आराम से 4-5 या 6 गोल भी मार के ये मैच जीत सकते थे। और ऑनेस्टली लिवरपूल डिजर्व टू लूज दिस मैच बिकॉज दे वर प्लेइंग हॉरिबली। ना डिफेंडिंग हो रही है, ना अटैक हो रहा है, ना मिडफील्ड में गेम चल रहा है। वो सिर्फ 11 स्पेक्टेटर्स थे पिच पे। और जो आखिरी मैच है इस वीक के चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का वो था रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। अब तुम लोग सोचोगे कि बहुत ही ज्यादा बायस्ड है, हर एपिसोड में एम्बापे को ट्रोल करता है, लेकिन थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली, एवरी टाइम एम्बापे हैज प्लेड अ मैच फॉर रियल मैड्रिड वी हैव लॉस्ट, एंड द टाइम्स दैट एम्बापे वाज इंजर्ड और आउट और ऑन द बेंच वी वन द मैचेस। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक श्रापित कछुआ है जो दुनिया का सबसे तेज तो कछुआ होगा, लेकिन उसको खेलना बिल्कुल नहीं आता है। और वो सिर्फ जो आजकल मीम चल रहा है ना, डिक्टेटर एम्बापे, वो वही कर रहा है मैड्रिड में भी। हर मैच में आता है, अपने ही गोल्स, अपने ही असिस्ट, अपनी ही ग्लोरी को सर्च करता रहता है। भाई फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट। Play with the 10 men around you, not alone. You cannot win matches alone. You are not Cristiano. You are not him. So remember that. बायर्न ने बहुत ही अच्छा मैच खेला। मैनुअल नोयर was a wall. Upamecano was a bit shaky, but उनका अटैक, माइकल ओलिस, हैरी केन, लुइस डियाज, ग्नाब्री, मुसियाला, जितने प्लेयर थे अटैक में, सबने इतनी क्रेजी परफॉर्मेंस दी कि आई स्वेयर टू गॉड जब म्यूनिक 2 अप गए मुझे लगा कि ये तो सिर्फ स्टार्ट है और वो 3-4 गोल मारेंगे आराम से। बट आई एम सो हैप्पी कि मैड्रिड का एक गोल वापस आया है थैंक्स टू दैट टर्टल। बट होपफुली मैड्रिड सेकेंड लेग में कमबैक करेगा और सेमीज में पहुंचेगा।
I think Atletico is gonna go ahead and reach the semis by defeating Barcelona, which is going to be a statement win for Atletico this year. आर्सेनल का मुझे लगता है कि होपफुली आर्सेनल सेमीज तक तो पहुंच ही जाएगी, उसके बाद वो बाहर हो जाएगी। और रही बात लिवरपूल और पीएसजी की, तो पीएसजी डिजर्व टू विन द सेकंड मैच एज वेल, बिकॉज द वे that Liverpool have played the match, they do not even deserve to be in the Champions League this year. This is my take for the Champions League second leg. तो आज हम दो ऐसे फ्रेंच क्लब्स की बात करेंगे जिनका डाउनफॉल इतना ज़्यादा ट्रैजिक रहा है कि ना सिर्फ फ्रेंच फुटबॉल बल्कि पूरी दुनिया उसके लिए रो रही है। तो पहला क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है बोर्डो। ये 6 टाइम लीग 1 विनर्स हैं जो अभी चैंपियनात में खेल रहे हैं, जो कि 4th टियर है फ्रेंच फुटबॉल का। और इसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन और मिसमैनेजमेंट। हाँ, ये एक ट्रेंड बन गया है हमारे चैनल पे कि हम जब भी ऐसे क्लब्स की बात करते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो है। ये क्लब 4th टियर फुटबॉल सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि जब इनका ओनर जेरार्ड लोपेज था, उसने इस क्लब को मिट्टी में मिला दिया। उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, उसने कोई प्लेयर डेवलपमेंट में काम नहीं किया, उसने किसी भी चीज पे काम नहीं किया। उसने सिर्फ इस चीज पे काम किया कि कैसे वो अपनी खुद की जेब भर के आगे बढ़ सकता है। एंड दिस इज सैड नॉट ओनली फॉर दिस क्लब but to see that a club of this stature, which was a Champions League regular, now playing in the 4th tier of French football. They are struggling to survive there because this is their second season in a row in the 4th tier and they are unable to gain promotion back. और दूसरा क्लब जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है AS साint एटियन। ये एक ऐसा क्लब है जिसका डोमिनेंस फ्रेंच फुटबॉल में बहुत सालों से था, लेकिन पिछले कई सालों से ये सेकंड डिवीजन फुटबॉल खेल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि इस क्लब में कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कोई यूथ स्काउटिंग और कुछ भी डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर हुआ ही नहीं है। इस क्लब का मिसमैनेजमेंट इस लेवल का था। जब ये सेकंड डिवीजन गए तो इनके ओनर्स को लगा कि बिग नेम साइनिंग शायद इन्हें वापस ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये आज भी सेकंड टियर में खेल रहे हैं। हाँ, इस साल ये सेकंड प्लेस पे है टेबल में और बहुत ही अच्छी पोजीशन में है कि ये वापस लीग में आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इनका डाउनफॉल हुआ है और जितने साल इनने सेकंड डिवीजन में बिताए हैं, इनको वापस आके सरवाइव करना बहुत टफ लगने वाला है। तो ये दोनों क्लब्स प्रूव करते हैं दैट हिस्ट्री डजंट पे द बिल्स। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे जो है द एनी फुटबॉल ट्रांसफर टॉक। आज हम एक ऐसे इंग्लिश प्लेयर की बात करने वाले हैं जो इस वक्त क्रिस्टल पैलेस के लिए खेल रहा है, लेकिन उसकी डिमांड दुनिया के सारे बड़े क्लब्स में है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमुंड और सीरिया के क्लब्स सबको एडम वॉर्टन चाहिए उनका मिडफील्ड बेस बनाने के लिए और उस मिडफील्ड को चलाने के लिए, बिकॉज ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। ही इज द क्लासिक नंबर 6 who knows how to track back, defend, link the attack from the defense and play in an exceptional manner. He has the ability to dictate the tempo of games. He can change it with a single pass, and right now he has a 80% pass accuracy, which is one of the highest in Europe's top 5 leagues. और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने इस बंदे को खुद अपनी आंखों से बहुत सारे मैचेस में खेलते हुए देखा है। He is an exceptional player, मतलब जिस लेवल पे ये बंदा भी खेल रहा है ना, and he's so young, he's only 22-23. He has a lot to offer whichever clubs acquires his services next season. We as football fans really need to look out for this guy's move. इस बंदे को the next Rodri कहा जा रहा है, and rightly so, because maybe the next 4-5 years he is going to be one of the best midfielders of game. अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे, जहाँ पे हम आज बात करेंगे कि IFAB ने ये जो ब्लू कार्ड का नया रूल इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है लोअर डिविजन्स और यूथ लीग के मैचेस में, क्या वो सक्सेसफुल है? तो जिन लोग को नहीं पता है कि ब्लू कार्ड क्या है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये एक 10 मिनट का सिन बिन है, जहाँ पे आप ज़्यादा वाइनिंग, डिसेंट या
बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकल फाउल्स के लिए आपको 10 मिनट के लिए मैच से बाहर किया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि एक प्लेयर 10 मिनट के लिए अपनी टीम को छोड़ के बाहर खड़ा रहेगा, 10 minutes of a 90-minute game is a long time for a team that is maybe a goal down or 2 goals down. But for a team that is already winning, it's going to create more pressure because now the opponents have a chance to score a goal and start a comeback. So let's talk about the advantages and the disadvantages of the sin bin blue card. Honestly, I don't see a advantage of this thing क्योंकि इससे सिर्फ यही हो रहा है कि प्रोफेशनल फाउल्स कम हो जाएंगे, जिस गुड कि इंजरीज कम हो जाएंगी। बट प्रोफेशनल फाउल्स अगर कम हो गए तो काउंटर अटैक की अपॉर्चुनिटीज भी तो कम बनेंगी और काउंटर अटैकिंग टीम्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर टीम काउंटर अटैक पे ही खेलती है, बट हाँ कुछ टीम सिर्फ काउंटर अटैक के बेसिस पे ही गेम जीतती हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा डेथ सेंटेंस और इससे टैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अगर आपका एक प्लेयर डाउन है तो पूरे 10 प्लेयर को आप पार दबस करा दोगे। और फिर फुटबॉल जो एक गेम ऑफ स्किल, फ्लेयर, टेक्निकलिटी है वो बन जाएगा अ गेम ऑफ स्प्रिंट कि 10 मिनट तक बस बॉल चलाते रहो ताकि आपका प्लेयर वापस आ जाए और उसके बाद फिर आप बहुत इजीली उस गेम को खेल लो। आई डोंट feel that this should be introduced in professional football because it is going to change the game drastically and not for the good. तो आज जिस हिडन जेम की हम बात करेंगे वो मैक्सिकन लीग में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। जिल्बर्टो मोरा एक 17 साल का मिडफील्डर है जो पूरे मैक्सिकन फुटबॉल में वेव्स क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे। जिल्बर्टो मोरा लीगा एमएक्स का यंगेस्ट गोल स्कोरर है और उसने मेक्सिको को गोल्ड कप जीतने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वो क्लब टिजुआना के लिए एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका विजन। वो मिडफील्ड से जो थ्रू बॉल्स निकालता है, जो ओवरहेड बॉल्स निकालता है, वो एक्सेप्शनल है। He is the one who is the link between the defensive play and the attacking play. And वो एक ऐसा इंटेग्रल पार्ट बन गया है क्लब टिजुआना के लिए कि उसके बिना डिफेंस और अटैक मीट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसने अपने आप को ऐसा सीमेंट कर लिया है उस स्टार्टिंग 11 में और उस टीम में कि वो इतने इजीली पूरे गेम को रन करता है और यूरोप के सारे बड़े क्लब्स उसको स्काउट कर रहे हैं। हम हमेशा जब यूथ टैलेंट की बात करते हैं या यंग प्लेयर्स की बात करते हैं जिनके पास फ्लेयर है, विजन है, टैक्टिकल अवेयरनेस है, स्पेशल अवेयरनेस है, तो हमें लगता है कि साउथ अमेरिकन प्लेयर्स फ्रंट रनर्स हैं यूरोप के बाद। बट आई एम टेलिंग यू, this guy is rewriting that. He has been playing exceptionally well for club and country, and I think he's going to put an exceptional performance for Mexico at the World Cup. गिलबर्टो मोरा एक ऐसा प्लेयर है जो मेक्सिको की यूथ को डिफाइन कर रहा है क्योंकि हम हमेशा ब्राजीलियन यूथ और अर्जेंटाइन यूथ और कोलंबियन यूथ और पोर्टुगीज और स्पेनिश और फ्रेंच यूथ की बात करते हैं, बट वी नीड टू टॉक अबाउट मेक्सिकोज फ्यूचर बिकॉज गिलबर्टो मोरा जैसे और प्लेयर्स हैं उनकी टीम्स में तो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं लीगा एमएक्स में, एंड वी really need to look out for those players. So I really think that he's going to get a really good move to a top Spanish or Dutch club in the near future. तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें वो 4 मैचेस जो तुम्हें इस वीक देखने हैं बिफोर द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल रिटर्न लेग। तो पहला मैच जिसकी हम बात करेंगे वो है डॉर्टमंड वर्सेस लेवरकूजन। ये मैच रीसेंट हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा मैच बन गया है जर्मन फुटबॉल में। Although Bayern Munich इस बार टाइटल को लेके भाग रही है, but Dortmund can still make a run for it if they win their match against Leverkusen. Leverkusen बहुत ही अच्छे रन पे है, थोड़ा सा फॉल ऑफ किए थे बट अभी वापस एक गुड रन पे आ गए हैं और हो सकता है वो डॉर्टमंड को हरा दें इस मैच में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ जायंट्स ऑफ जर्मन फुटबॉल, सो यू रियली नीड टू वॉच आउट फॉर दिस। जो दूसरा मैच है जिसकी हम बात करेंगे वो है अटलांटा वर्सेस यूवेंटस। इसका रिवर्स फिक्सचर जब हुआ था तो ये मैच 0-0 पे एंड हुआ था और अभी दोनों क्लब्स होप कर रहे हैं कि वो चैंपियंस लीग स्पॉट्स में फिनिश करें ताकि अगले साल उनके क्लब्स को चैंपियंस लीग खेलने मिले। यूवेंटस एक थोड़े से शेकी रन पे है और अटलांटा प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट आई थिंक दिस प्रेशर टेस्ट फॉर बोथ द क्लब्स हैज बिकम अ मॉडर्न क्लासिको ऑफ इटालियन फुटबॉल। जो तीसरा मैच है जिसकी हम बात करेंगे वो है कोमो वर्सेस इंटर मिलान। कोमो एक ऐसी टीम है जो सेस फैब्रिगास के अंडर में
एक्सेप्शनली वेल खेल रही है। और अगर तुमने कोमो के मैचेस नहीं देखे हैं और कोमो के प्लेयर्स को नहीं जानते हो तो यू रियली नीड टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू कोमो राइट नाउ। Inter Milan right now is at the top of the table with Como in the 6th position or the 5th position. अगर कोमो ये मैच जीतती है तो वो टॉप 4 में आ जाएगी और अपने लिए एक चैंपियंस लीग स्पॉट ले लेगी। लेकिन अगर इंटर मिलान ये मैच जीतती है तो दे विल बी वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्कैडेटो दिस ईयर। And this match has become a really high pressure match for both teams because Inter really want to get the Scudetto this year, whereas Como really hope to finish in a Champions League spot. So let's see which team comes out on top. जो आखिरी मैच तुम्हें देखना है इस वीकेंड पे वो है चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। हम सब ने चेल्सी का डाउनफॉल देखा है रिसेंट गेम्स में और हम सबको पता है कि चेल्सी इज नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल दे शुड बी। डीएम रोजेनियो ने पिछले मैच के पहले बोल ही दिया था कि 2 मैच के लिए उसके पास एंजो फर्नांडिस नहीं है। मिडफील्ड में कौन खेलेगा और किस इंटेंसिटी से वो मैच चलेगा इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। वेयरएज मैन सिटी 4-0 लिवरपूल को हरा के अभी अभी आई है। दे आर बैक इन देयर हॉट स्ट्रीक। मुझे ऐसा लगता है कि वो चेल्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अनलेस चेल्सी एक ऐसी टैक्टिक से खेले तो मैन सिटी के मिडफील्ड को यूजलेस बना देगी और अटैक को टूथलेस बना देगी। सो दिस इज अ क्लासिक टॉप 6 मैच जो तुम्हें देखना है। हम पहुंच चुके हैं तुम्हारे फेवरेट सेक्शन में जो है द एनी फुटबॉल फैन जोन। So today's question for all you trivia lovers, which player holds the record for the most assist in a single Champions League season? इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। The Champions League second legs are coming and everything is on the line for those clubs playing in them. Hit that subscribe button, follow me on Instagram and as always, keep that ball rolling.